विश्व हरेला महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हरेला मात्र उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र का ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। द इंडिया पोस्ट एवं उत्तराखंड की समाजसेवी संगठन द्वारा आयोजित इस वेबिनार में माननीय प्रोफेसर गोविंद सिंह जी का मार्गदर्शन रहा। जो बेसिकली आजकल जो है वो हरेला के संदर्भ में ही ये त्यौहार, ये कार्यक्रम भी हो रहा है और हरेला का त्यौहार एक तरह से अब आज से शुरू हो गया उत्तराखंड में। जो कुमाऊं से जुड़े हुए लोग हैं वो निश्चित रूप से जानते होंगे कि हरेला का क्या महत्व है। मेरे ख्याल से अब उत्तराखंड के हर इलाके के लोग जानने लग गए हैं और बाहर भी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि हम एक ऐसी जगह से आते हैं जहां इस तरह के त्यौहार हैं जो हमारी जीवन शैली को और प्रकृति के साथ तादात्म्य कायम करते हुए एक जीवन शैली जो बनती है हम लोगों की, वो उसका एक बहुत ही जीता जागता, बहुत ही ज्वलंत उदाहरण नज़र आता है। तो हरेला के बारे में ज़्यादा क्या बताऊं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर हरेला के बारे में जानते ही होंगे कि यहाँ से जो है एक तरह से वर्षा ऋतु के जो त्यौहार हैं उनकी एक तरह से शुरुआत हो जाती है। हरेला है, फिर उसके बाद गाय त्यार आएगा, गाय के लिए जो त्यौहार मनाया जाता है हमारे यहाँ, और फिर उसके बाद घी त्यौहार आएगा और घी त्यौहार के बाद फिर तमाम और जो है रक्षाबंधन और तमाम शिवरात्रि और बहुत जन्माष्टमी वगैरह सारे त्यौहार आ जाते हैं। तो एक तरह से जो गर्मी का जो मौसम है उससे निजात पाते ही जो बरसात के फुहारें मिलती हैं हम लोग को, उसके साथ जो है हरेला की शुरुआत होती है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे त्यौहार जो है वो आ जाते हैं जो लगभग वर्षा ऋतु से जुड़े हुए हैं। हमारी जो कृषि है, कृषि एग्रेरियन सोसाइटी है हम, और हजारों साल से हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जो है वो चल रही है और इसी कृषि व्यवस्था और गांव के एक समग्र स्वरूप को कायम रखते हुए इस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो जो इस साल जो खास करके हमारे कुछ वरिष्ठ जनों ने ये सुझाव दिया है कि हम लोग हरेला को सिर्फ अपने जो हरेला के जो तिनड़े हम लोग बोते हैं, मतलब आज या कल जो है 13-14 तारीख के आसपास हरेला के जो बीज बोते हैं, उनको फिर 10 दिन के बाद जो है काटा जाता है और उसके बाद अपने आशीष के रूप में अपने सिर के ऊपर रखा जाता है। तो एक तो ये उसका है महत्व, और लेकिन उससे ज़्यादा जो है सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ से जो है वो वन महोत्सव की शुरुआत होती है। लोग अपना पेड़ लगाते हैं, वृक्ष लगाते हैं और तरह तरह के जो फलदार पेड़ जो हैं वो आज के बाद लगाए जाते हैं, इस मौसम में लगाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये था हमारे तमाम साथियों का कि अब जो है इसका स्वरूप थोड़ा सा बदलना चाहिए। जैसे गणपति का उत्सव जो है महाराष्ट्र में जब मनाया जाता था तो एक स्टैग्नेशन की स्थिति में था और विशुद्ध रूप से पारंपरिक तौर पर मनाया जाता था, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के दौर में उसको तिलक ने एक नया स्वरूप दिया और राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा और गणपति जो है एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। उसका इस्तेमाल जो है वो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के तौर पर जो है वो लिया जाने लगा और गणपति जो है हमारे एक विघ्नहर्ता के रूप में और एक तमाम हमारी जो बाधाएं हैं हमारे मार्ग की, उनको दूर करने के रूप में, एक प्रतीक के रूप में गणपति का उभार हुआ। उससे पहले गणपति का इस रूप में उत्सव नहीं मनाया जाता था। तो उसी तरह से हमारा ये जो प्रकृति का जो त्यौहार है हरेला, इसका भी इस्तेमाल हमें अपने समाज को पुनर्गठित करने में, अपने समाज को जोड़ने में और उसकी तमाम जो आज की जो समस्याएं हैं उनसे निपटने में करना चाहिए। तो उसमें खास करके सबसे बड़ी समस्या पहाड़ों की ये है कि वहाँ से बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है।
और जो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का समय आया है, तो ऐसे समय में जब सारी दुनिया एक तरह से समझ नहीं पा रही कि क्या करना है, वैसे समय में हमारे ये जो त्यौहार हैं हमको एक नई दिशा जो है वो देते हैं। तो हरेला को लेकर के भी यही बात थी कि हम लोग क्यों ना अपने गांव को फिर से पुनर्जीवित करें, जो पलायन कर रहे हैं गांव उनको फिर से बसाएं ठीक से। जो गांव के स्कूल जो है खंडहरों में तब्दील होते जा रहे हैं, जिन स्कूलों को बनाने में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने बड़ी ताकत लगा दी थी, एड़ी चोटी की ताकत लगा दी थी, ऐसे स्कूल जो है गांव-गांव में खुल पाए थे। चाहे प्राइमरी स्कूल हों, चाहे मिडिल स्कूल हों या फिर हाई स्कूल हों। आज की तारीख में आप गांव जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे तो उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है, क्योंकि जगह जगह कुकुर कुत्ते की तरह से अंग्रेजी के तथाकथित जो स्कूल हैं वो खुल गए हैं। और वो टाई बांधने के चक्कर लालच में और गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहने के चक्कर में माँ बाप जो है सब अपने बच्चों को वहाँ भेज देते हैं। और सरकारी स्कूल जो है वो दिन पर दिन खाली होते जा रहे हैं, बंद होते जा रहे हैं। जो शिक्षक थे वो भी खत्म हो गए हैं, वहाँ से अब हट गए हैं। अब उनकी जगह पर जो शिक्षा मित्र हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, जो पूरी तरह से ट्रेंड नहीं हैं, ऐसे टीचर जो है वहाँ लगा दिए गए हैं, पार्ट टाइम टीचर एक तरह से समझ लीजिए। तो ऐसी स्थिति में गांव के स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। गांव में बच्चे नहीं मिलेंगे आपको। जो भी लोग हैं वो आस पड़ोस के तमाम जो कस्बे हैं, शहर हैं, वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। जो व्यापार करते हैं वो लोग जो है कुछ मतलब गांव के लोग, अब बड़ा संधि काल है एक तरह से। गांव की हालत बड़ी ख़राब है क्योंकि गांव में रहना कोई नहीं चाहता है। आप जाएंगे गांव में तो बड़े बूढ़े लोग जो है कुछ 8-10 लोग मिलेंगे। मेरे अपने गांव में जो 250-300 आबादी वाला गांव था, आज की तारीख में उसकी जो आबादी है वो लगभग 63 रह गई, और 63 भी वहाँ है नहीं। स्कूल जो है जहाँ हमारा प्राइमरी स्कूल जो हमारे पुरखों ने खोला था, बड़ी एड़ी चोटी की ताकत लगा करके, बड़ी मुश्किल से वो स्कूल खुला था। और उस स्कूल में जब मैं 5वीं क्लास प्राइमरी क्लास मैंने पास की थी तो 30 बच्चे थे। आज की तारीख में वहाँ 7 बच्चे हैं, और 7 बच्चे भी सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए जाते हैं। तो स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। एक हमारे गांव के पास जो है 8-10 गांव को मिला करके हाई स्कूल बना है, जो अब बना है। पहले ज़माने में तो सिर्फ प्राइमरी ही स्कूल था हमारे ज़माने तक। अब एक हाई स्कूल वहाँ आसपास में खुल गया है। तो हाई स्कूल जो है कुछ पिछले 5-6 सालों से हम वहाँ रेगुलरली हर साल जाते हैं, और मेरी माँ के नाम पर 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति 2 विद्यार्थियों को, जो होनहार विद्यार्थी उनको देते हैं। तो पहली बार गए तो 84 बच्चे थे उस स्कूल में, हाई स्कूल में, और दूसरी बार गए तो घट करके 78 हो गए, और पिछली बार चौथे 5वें साल में गए तो वहाँ सिर्फ जो है 48 बच्चे रह गए थे। यानी वो गांव के लोग जो है हाई स्कूल तक भी उसमें नहीं जाना चाहते, जबकि उस स्कूल की स्थिति ये है कि वहाँ ठीक ठाक 6-7 टीचर थे, रेगुलर सारी पोस्टें भरी हुई थी, और टीचर भी काफ़ी ठीक ठाक। मतलब हर साल हम जा करके वहाँ एक दिन एक कार्यक्रम करते हैं और 2 बच्चों को पुरस्कृत करते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, क्योंकि गरीबी बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पर, जो थोड़ा सा भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो शहरों में पढ़ाते हैं बच्चों को। तो ये स्थिति जो है गांव के स्कूलों की हो गई है। ऐसे में गांव के स्कूलों को किस तरह से हम लोग एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह से गांव के स्कूलों में हम लोग जो है वो लाइब्रेरी खुलवा सकते हैं, लैब खुलवा सकते हैं, साइंस की लैब खुलवा सकते हैं, बाहर से जाने वाले लोगों को किस तरह से वहाँ थोड़ा थोड़ा वर्कशॉप वगैरह कर सकते हैं। तो इस तरह के जो कार्यक्रम हैं, ताकि गांव का जो स्कूल है, जो एक इकाई है, शैक्षिक इकाई सबसे छोटी, उस स्कूल को थोड़ा सा एम्पावर करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चे वहाँ पढ़ें और पढ़ करके निकलें, और गांव और स्कूल के बीच में फासला ना हो। शिक्षा और जो है हमारा जो जीवन था, वो हमारी नई शिक्षा नीति ने, नई मतलब आज की शिक्षा नीति नहीं, मतलब आज़ादी के बाद की जो शिक्षा नीति है उसने काट दिया एकदम। ना हम लोग अपने गांव से जुड़े हैं, ना अपने जीवन शैली से जुड़े हैं, और एक तरह से हम लोग अपनी जड़ों से कट जाते हैं। तो स्कूल को मतलब फिर से जो है सज्जित करने की ज़रूरत है, फिर से उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है। वहाँ जो है जो हमारे घराट जो सूख गए हैं, जहाँ घराट का इस्तेमाल कोई नहीं करता है, सिर्फ चक्की का ही आटा पी रहे। गाँव के लोग भी चक्की का ही आटा जो है, बिजली वाली चक्की का आटा खा रहे हैं।
तो जबकि जो पंचक्की है, घराट है, उसके आटे में और इस आटे में रात दिन का अंतर है, स्वाद में भी और नरिशमेंट में भी, उसके तत्वों में भी रात दिन का अंतर है। तो घराट को पुनर्जीवित करने की जरूरत है। घराट के जरिए जो है वो मिनी हाइडल प्रोजेक्ट के तौर पर वहाँ बिजली उत्पादन हो सकता है, बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इसी तरह से जो नौले हमारे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि नौलों को पुनर्जीवित करने की भी बात हो रही है। नौले भी खत्म हो रहे हैं। नौले इसलिए खत्म हो रहे हैं क्योंकि आप घरों में नल आ गए हैं, और नल का पानी कहाँ से आ रहा है मतलब उसकी भी स्पष्टता नहीं है। मैंने अपने गांव में पूछा अभी कि हमारे गांव का नल जो है वो कहाँ से आता है, तो उन्होंने बताया कि हमारे गांव का तो फिर भी जो है स्रोत से आता है, लेकिन बाकी गांव में जो नल में पानी आ रहा है वो नदियों से आ रहा है, और वो कैसा पानी आ रहा है उसकी कोई गारंटी नहीं, उसकी शुद्धता की भी कोई गारंटी नहीं। तो जबकि नौले का पानी जो है बहुत शुद्ध होता था, वो काफ़ी अच्छा, मतलब गांव की पूरी एक तरह से तमाम पहाड़ों से रिस करके वो पानी आता था और बहुत शुद्ध होता था। और नौले की जो बनावट थी, एक तरह से जो आर्किटेक्चर है, वो भी बहुत बढ़िया, वो बहुत बड़ा, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से नौला बनाया जाता है। उसकी कला मतलब हर कोई नहीं जानता है। तो मैंने अपने गांव में पूछा कि भाई ये हमारा जो नौला है इसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो पता चला कि अब नौले में से छीजन जो है पानी की वो बढ़ती जा रही है, और उसको ठीक करना किसी को नहीं आता है। तो ये इस तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं जो राजस्थान में है। राजस्थान में तमाम तरह के जोहड़ और तालाब जो है, बड़ी वहाँ उसकी बड़ी कारीगरी थी, बड़ी इंजीनियरिंग जो है उसकी, जोहड़ और वो बनाने की, तालाब बनाने की बड़ी अच्छी कला थी, तो वो भी लगभग मर गई थी। तो गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक सज्जन जो है अनुपम मिश्र थे, अब तो पिछले साल उनकी डेथ हो गई। अनुपम मिश्र जी ने बड़ी मेहनत करके तमाम उन इलाकों का भ्रमण करके उन जोहड़ों को और उन तमाम तालाबों को पुनर्जीवित करने के लिए फिर से रिसर्च किया और बहुत अच्छी किताबें लिखी। और नतीजा ये हुआ कि वहाँ के जो कुएं हैं, तालाब हैं, जोहड़ हैं, उनका फिर से रिचार्जिंग शुरू हुई और काफ़ी वहाँ हरा भरा माहौल बन गया। तो इसी तरह से यदि हम अपने नौलों को भी सुधारें, और यदि नौले बहुत दूर ना हों गांव से, क्योंकि पहले तो बहुत दूर दूर होते थे, 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर होते थे नौले, और वहाँ से पानी भर के ले जाना भी एक कष्टदायक काम है। तो यदि बहुत दूर ना हो तो उनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ाया जा सकता है, और उनको फिर से रिचार्ज करने की कला जो है वो सिखाई जा सकती है। आज की तारीख में मतलब समस्या ये है कि गांव में लोग भी नहीं हैं, युवा नहीं हैं, और जो समझदार लोग थे पुराने, वो उनकी पीढ़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो इस तरह की बड़ी समस्याएं हैं। पेड़ लगाने की तो खैर है ही बात, पेड़ों में भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बांज के पेड़ की जगह जो है अब चीड़ के पेड़ उनकी जगह ले रहे हैं। चीड़ बहुत तेजी के साथ पहाड़ों में फैल रहा है, गांव तक जो है मतलब पहले तो ये था कि 3000 से लेकर के 6000 वर्ग मीटर तक, वर्ग फुट तक वो उसके पेड़ होते थे। लगभग 6000 के बाद देवदार शुरू हो जाता था, देवदार, बांज या काफल जो है इस तरह के पेड़ शुरू हो जाते थे। 4000 से ही शुरू हो जाते थे, लेकिन 6000 के बाद तो चीड़ होता ही नहीं था। तो आज की तारीख में ऐसा नहीं है, आज की तारीख में 3000 से नीचे भी चीड़ आ गया है। बिल्कुल मेरा जो गांव है वो एक तरह से तलहटी में है, उसकी ऊंचाई हार्डली जो है वो 1500-2000 फुट होगी एल्टीट्यूड उसका, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा चीड़ हो गया, बहुत ज़्यादा चीड़ हो गया है। और खेत क्योंकि बंजर होने लगे, कमाने वाला, खेती करने वाला आदमी कोई बचा नहीं, तो खेतों में सब जो है चीड़ ने अपना कब्जा कर लिया है। और चीड़ एक तरह से साम्राज्यवादी पौधा है, जो दूसरे जो पेड़ों की जो जगह है, जमीन जो है, उसको, उसका पानी, खाद पानी सोख करके अपना बढ़ाता है, और उसमें फ़ायदा कुछ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है नहीं। ईंधन की लकड़ी के अलावा बाकी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं नज़र आता है, क्योंकि वो एक तो नुकसान करता है, और फिर उसकी वजह से, चीड़ के पत्तों की वजह से आग बहुत लगती है। हर साल आप जब भी पहाड़ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ कहाँ आ गए हम लोग, पहाड़ जैसा लगता ही नहीं, मतलब धुआं धुआं, एकदम गर्म हवा पूरे पहाड़ में जो है। आप गर्मी में जाएंगे तो आपको बहुत ख़राब लगेगा। तो ये जो है इस तरह की समस्याएं हमारे गांव की है, कैसे इनसे निपटा जाए। और हरेला जो कि हमको एक तरह से प्रकृति के साथ तादाद में कायम करने का एक मौका देता है, हम कैसे उसको ठीक से ठीक करें,
ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक चिंतन का विषय है और होना चाहिए। तो मैं अपनी बात को बस यहीं अपना समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, फिर गपशप करेंगे तो और अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गांव बहुत का बहुत जो दर्द है, पहाड़ का दर्द है, आपकी बातों से साफ झलकता है। ये दर्द मेरे ख्याल से हम हर एक के दिल में है। अब हम इतनी सामर्थ्य नहीं है हम सबका ये इसको सॉल्व कर सकें, बट सामूहिक अगर प्रयास होगा उसमें हम जो प्रवासी जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। हमने वो इलाके देखे जहाँ पे गरीब थे, समृद्धि की ओर आए। गुजरात का अमूल आंदोलन एक अपने आप में मिसाल है। वो आज अमूल वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री इन इंडिया, वर्ल्ड का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। ये सब गरीब लोगों की मेहनत से ही हुआ है, एकजुट हुआ है। लेकिन उनको कुरियन जैसा एक महान नेतृत्व उनको मिला। तो हम एक्चुअली किसी अवतार की प्रतीक्षा में न रहें। अवतार हमारे बीच में से कोई आना चाहिए। आप ही बागडोर लीजिए इसकी। मैं तो अभी करीब 72 साल का हो गया हूँ, बट सोचता हूँ तो मैंने एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी नए हमें मिले हैं, उनको बधाई देते हुए एक पत्र लिखा है। वो मैंने ये डॉक्टर तिवारी को भी वो भेजा है, और मैं चाहूँगा आप उसको देखें। बहुत सी बातें जो आपने कही है, पहाड़ों के जंगलों की आग, पहाड़ों का पलायन, बंदरों का उत्पात और शिक्षा। और ऐसा नहीं कि पोटेंशियल नहीं है हमारे अंदर, पोटेंशियल, जबरदस्त पोटेंशियल, लेकिन हमने इसकी चिंता नहीं करी। एक पेपर मैंने पढ़ा था ममगई जी का, आंध्र प्रदेश हैदराबाद यूनिवर्सिटी के से उन्होंने उत्तराखंड के पलायन पे एक पेपर लिखा था। उन्होंने कहा है कि 2010 तक उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की कोई परिकल्पना थी नहीं। जितने उद्योग स्थापित हुए हैं सब तराई में हुए हैं। 2010 के बाद में इस पे काम शुरू हुआ, लेकिन वो भी पुख्ता तौर पे नहीं। उन्होंने शायद 2014 में वो अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, उसका भी उल्लेख मैंने किया उसमें। तो एक चीज मैं सोचता हूँ, गांव का विकास अगर नहीं होगा तो हम ना संस्कृति अपनी जिंदा रख पाएंगे और ना हम अपने पहाड़ी होने का कर्तव्य बोध ही निभा पाएंगे, क्योंकि जड़ें हमारी वहीं पर। अब कैसे सस्टेन करें, एक मॉडल मेरे दिमाग में आता है। मोटे तौर पे मेरा आकलन है कि 10 लाख प्रवासी अच्छी स्थिति में है जो उत्तराखंड के बाहर है। इसका 10% भी अगर पार्टिसिपेट करे तो 1 लाख होता है। 1 लाख प्रवासी अपने गांव से कहें कि भाई मैं एक किलो हल्दी ले लूंगा तुमसे, 2 किलो भट्ट ले लूंगा, 2 किलो मडवा ले लूंगा, आधा किलो बड़ी ले लूंगा, और तो ये सब लगभग 1000 रुपये का होता है। तो 1 लाख को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इतने करोड़ की हम यहाँ पे गांव में इन्वेस्टमेंट हम लोग कर सकते। इस पे बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। जहाँ जहाँ हमारे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ग्रुप वालों को ये एक शपथ लेनी चाहिए। हम हल्दी, बड़ी, भट्ट, घौत ये हम अपने गांव से खरीदेंगे या अपने पहाड़ के लोगों से खरीदेंगे। इसमें सरकार का एक रोल हो सकता है कि सरकार ये करे कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप गांव के हैं उनको किसी अम्ब्रेला के नीचे लाए, उसके मार्फत से ये सारा कलेक्शन हो और तब वो प्रवासियों को भेजा जाए। तो ये एक मेरी परिकल्पना, ये से एक मूवमेंट स्टार्ट होगा। इससे गरीबी नहीं जाएगी, इससे लोगों में जब हाथ में पैसे आएंगे तो उनको कुछ करने की इच्छा जागृत होगी। अभी इच्छा खत्म हो चुकी है गांव के लोगों में कुछ करने की। आप गांव के लोगों को कुछ करने को बोले, वो बोलते हैं यार तुम ज्यादा बात मत करो, बाहर रहे हो, वहीं की बात करो, तुम्हें अब अभी बुढ़ापे में तुम्हें गांव याद आ रहा।
ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो लेकिन अभी मैंने अपने गांव में मोटिवेट करके 18 स्ट्रीट लाइट्स हम लोगों ने स्पॉन्सर करी हैं। उसमें अच्छी बात यह है कि जाओ गांव की बेटियां विदा हो गई थी शादी होके, एक दो उन बेटियों ने भी स्पॉन्सर की कि मैं अपनी तरफ से गांव में लाइट लगवा रही हूँ। करीब 12,500-13 हजार रुपए की लाइट आएगी। तो हमने करीब 2 लाख या 2.5 लाख का वहां पे ये हमने वचन कर दिया है, जैसे ही वो आएगी हम लगवा देंगे। साथ में गांव के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको हम अच्छे जो बच्चे हैं उनको कुछ टोकन में हम कुछ देंगे पारितोषिक, और जो बच्चे सीनियर हैं जो उन बच्चों का होमवर्क कराएंगे उनको भी हम कुछ पारितोषिक देंगे। ये मॉडल अगर काम करेगा तो काफी कुछ हो सकता है। निवेदन सबसे यही है कि इस विषय के ऊपर गंभीरता से सोचें। केवल हमारा पहाड़ छूट गया, ऐसा हो गया, वो हो गया, कारण नहीं, अब हमको सोल्यूशन की बात करनी चाहिए। लगा रखे हैं, अनार का पेड़ मुझे पहाड़ की याद दिलाता है। उसके जब लाल फूल आते हैं तो ऐसा लगता है कि मैं पहाड़ के अपने किसी गांव में हूँ। और उसको लगाने का फायदा ये हुआ कि इस इलाके में मधुमक्खियां नहीं दिखती थी, तो जब से अनार के पेड़ लगाया है मधुमक्खी भी दिख रही है, तितलियां भी दिखती हैं, और बड़ा रम्य वातावरण मेरे घर के आसपास हो गया है। चिड़िया बुलबुल वहां दिखती है, और क्या कहते हैं हनी बर्ड दिखती है। वो ये अनार के जो लाल फूल आते हैं उनमें उनको वो बहुत आकर्षित करते हैं, चिड़ियाओं को और हनी बीज को। तो अच्छा लगता है। तो ये संगठित रूप से हम लोग प्रयास करें, इसमें जहाँ जहाँ हैं वहाँ वृक्षारोपण करें। इस संबंध में एक हमारे इस आज मंच में हरिहर लोहनी जी आए हुए हैं, इनको मैंने आमंत्रित किया था। तो ये इनका एक परिचय दे दूं, ये उत्तराखंड के प्रख्यात ग्राम वैज्ञानिक चंद्रशेखर लोहमी जी के सुपुत्र हैं, सेवानिवृत्त हैं। इन्होंने अपने गांव में अपने स्वयं के परिश्रम से एक वन तैयार किया है। तो मैं चाहूंगा कि आप इनको भी आमंत्रित करें। ये मुझसे ज्यादा हरेले के संबंध में, वृक्षारोपण के संबंध में मुझसे ज्यादा ये काबिल व्यक्ति हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के जो उद्देश्य है, इससे अधिक तो मुझे कोई जानकारी है नहीं। वृक्षारोपण में अपने लेवल पे कर रहा हूँ। एक मैं इसी मौके में एक वंदना मैंने सरस्वती वंदना कही है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगा, और उसके बाद मैं अनुरोध करूंगा कि ये पूना से हमारे जीवन सिंह जी भी आए हुए हैं, वो भी वृक्षारोपण के लिए बहुत काम करते हैं, और ये सामायिक विषय के भी बहुत, मैं चाहूंगा उनको भी थोड़ा मौका दिया जाए। तो पहले मैं अपनी वंदना पढ़ता हूँ। सरस्वती वंदना है। वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे, सकल उत्तराखंड हो अनुपम, शांति सुख अक्षय कर दे, वीणा वादिनी वरदे। जन जन में हो प्रेम अनूठा, सहयोगी बन साथ चले, छोड़ निराशा मतभेद निरर्थक, नव इतिहास प्रगति का रच दे, वीणा वादिनी वरदे। क्या है प्रार्थना माँ से? लौट के आए घर को अपने, छोड़ गए जो गांव प्रवासी, सूने सूने खेतों में फिर से लहराए फसलों की क्यारी, आए रौनक घर घर में गूंजे बच्चों की किलकारी, अपनी संतानों की माँ बुद्धि विमल कर दे, वीणा वादिनी वरदे। अब हम अपनी संतानों की बात करते हैं। हमारे पहाड़ की संतानें कैसी हैं? सहज सरल ये बालक तेरे, शूरवीर हैं सर्वोत्तम, विजय घोष से रण में जिनके दुश्मन कांपा है हरदम, भारत माता की रक्षा में शीश चढ़ाते ये मतवाले, भाल गर्व से ऊंचा प्रतिपल
जीवन को हर कर रात हवाले, इनके भुजदंडों में माँ शक्ति प्रबल कर दे, वीणा वादिनी वर दे। तेरे शुभ आशीर्वादों से ही माँ ये अवसर आया, शिक्षक वैज्ञानिक सैनिक ने लक्ष्य अडिग है दोहराया, और कदम कदम पर साथ चलेंगे कुमाऊनी और गढ़वाली। आज उत्तराखंड मंच पर जगमग जगमग मने दिवाली, संकल्प हमारे पूर्ण करो करे प्रगति वरदे, वीणा वादिनी वरदे। वरदे वरदे वरदे, वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। धन्यवाद। ये मैंने अपनी मन की बात पूरी इस कविता में कही कि मुझे कैसा पहाड़ चाहिए जहाँ पे खेत लहला है, बच्चे जहाँ पे पैदा हों। अभी बच्चे नहीं पैदा हो रहे पहाड़ों में, और जो हमारे खेत उजड़ गए उनमें हरियाली आए, और हमारे तो संतानों की या शौर्य गाथाएं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से चाइनीज एग्रेशन से सब जगह हमारे शूरवीर उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया है। ऐसा देश क्यों बंजर हो जाएगा, ये मेरी पीड़ा है। हाँ, नमस्कार सबको, मेरा नमस्कार है, अभिवादन है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं बहुत आभारी हूँ। मैं अपना परिचय थोड़ा सा दे दूँ। मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। वैसे मेरा गांव अल्मोड़ा में सतराली नाम आपने सुना होगा। सतराली में पंत गांव है, वहाँ मैं रहता हूँ। मैं गांव से करीबन सेवानिवृत्त हुए 10 साल हो गए हैं। मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ, गांव जाता रहता हूँ मैं। एक्चुअली मेरी गांव से जुड़ने की भी भूमिका है। मेरे पिताश्री, जिनको करीबन 35-36 साल हो गए हैं इस दुनिया से सिधारे हुए, उनको आपने जाना हो गया लंटना बग पर उन्होंने खोज की थी। वो प्राइमरी पाठशाला के अध्यापक थे। उन्होंने लंटना बग की खोज की थी। उनको रफ़ी किंदवई अवार्ड मिला था ICAR से। और उनकी रिसर्च को इसलिए माना गया, वो मिडिल पास अध्यापक थे। मिडिल पास अध्यापक ने बहुत बड़ा काम किया। उनको सारी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। इनका जो टाइम्स पत्रिका है अमेरिका की, उसमें 2 बार उनके बारे में लेख छपे। 1976 की बात बता रहा हूँ मैं। 1976 में मिला था उनको, 1 अप्रैल 1976 में। तो उसके बाद उन्होंने कई काम किया, जैसे मक्का की गिल्ली की राख पर रिसर्च की। वो उसके मक्का की गिल्ली की राख से वो चाहते थे इंसेक्टिसाइड्स के, उसमें मक्का की गिल्ली के राख में गुण हैं। वो कहते थे आजकल केमिकल वाली हम जो कीटनाशक यूज कर रहे हैं उसके स्थान पर इसको करना चाहिए। 3 साल का ये प्रोजेक्ट उन्होंने पन्नागर यूनिवर्सिटी में चलाया। पन्नागर यूनिवर्सिटी में रिसर्च की। उत्तर प्रदेश सरकार से उसको सहायता भी मिली। उसमें प्रोजेक्ट लीडर रहे वो। 80 साल की उम्र में वो एक उसकी तरह काम करते, लैब असिस्टेंट की तरह, जैसे लैब में काम होता उस तरह काम करते थे। और सारी व्यवस्था स्वयं ही करते थे। वो अकेले ही रहते थे, खाना बनाना, घर की सफाई, सब कुछ वो स्वयं ही करते थे। मेरे मन में जब वो 1980 में उनकी मृत्यु हो गई, तो मेरे मन में विचार आया कि उनके नाम से कुछ किया जाना चाहिए। वो ऐसी तो कुछ साल तो ऐसे ही निकल गए। सेवा में था मैं, राजकीय सेवा में। तो करीबन 11 में मैं सेवानिवृत्त हुआ। तब तक तो मैं अपनी सेवा में रहते हुए कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद मेरे मन में बहुत से विचार आए, कुछ करना चाहिए जाके उनकी स्मृति अक्षुण्ण रहे। उनको लोग बाग भूलने लगे हैं, उसको फिर जागृत किया जाए, लोगों की भावनाओं को, उनकी याददाश्त को। इसके लिए मैंने पहले तो सोचा कोई विद्यालय उनके नाम से खोल दिया जाए। विद्यालय खोलने में थोड़ा सा, एक तो आर्थिक मुझे उतनी नहीं थी, दूसरा ये भी था उनके नाम से बिजनेस क्यों शुरू करूं मैं। आजकल शिक्षा जो है कि बिजनेस हो गई है, स्कूल खोलना भी बिजनेस हो गया। इसलिए मैंने उस विचार को त्याग दिया। इसलिए मैं गांव की ओर गया। मैं 5-6 साल से गांव में रह करके उनकी स्मृति में एक स्मृति वन तैयार कर रहा हूँ। स्मृति वन में मैंने करीबन 600-700 पेड़ अपनी मेहनत से लगाए हैं। उसमें पहले से भी पेड़ थे, उनकी लॉपिंग करके उनको एक सुंदर आकार दिया है। लगभग आज करीबन 2000 पेड़ उस स्मृति वन में खड़े हैं। तो मैंने वहाँ पर एक गेट बना रखा है। मैं भी संभव हुआ तो मैं उसको दिखाऊंगा। मैं उस काम में लगा हूँ। लोगों
पहले तो जब 6-7 साल मैंने काम शुरू किया, उसमें ये भी पता चला बहुत से ऐसे गणमान्य लोग वहाँ आ चुके हैं, जैसे देवेंद्र मेवाड़ी जी को आप जानते होंगे, विज्ञान लेखक हैं। वो उन्होंने आकर के 2 दिन वहाँ रुके, उन्होंने पेड़ लगाए और सब पत्नी का आए। उसके बाद एक आर.सी. बहुगुणा हैं, वो जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, वो वहाँ आए। और एक ये चंद्रशेखर पाठक जी हैं, पद्मश्री और इतिहासकार हैं, उन्होंने वहाँ करके पेड़ लगे। बहुत से लोग ऐसे हैं गणमान्य लोग जो स्मृति वन में आकर के अपना मेरे पिताजी की स्मृति में अपना योगदान कर चुके हैं और वहाँ पेड़ लग चुके हैं। अब मैं उसमें एक बहुत सुंदर गेट मैंने बनाया है जिसमें लिखा है चंद्रशेखर लोहमी, लोक वैज्ञानिक चंद्रशेखर लोहमी स्मृति वन। तो मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। मेरा मानना है कि हम गांव से जुड़ें तभी पहाड़ का उद्धार हो सकता है। पहाड़ में करने के लिए बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है हम जो करेंगे वो दिखाई देगा। इसलिए मैंने धरती पेड़ों की कलम बना करके उसमें लिखना शुरू किया है। मैं कहानी वगैरह तो लिखता नहीं हूँ, मेरी कहानी यही है कि मैं पर्यावरण पर कुछ योगदान दूँ और के माध्यम से हो, ये मैं चाहता हूँ। मेरा नाम पार्थ सारथी थपलियाल है, मैं पौड़ी जिले से हूँ और बचपन मेरा गांव में ही बीता है। और ये तमाम बातें जो अभी यहाँ पर आ रही हैं बिल्कुल एक चित्र की तरह मेरे सामने से होकर के निकल रही है। वही जीवन और क्या अल्हड़ सा जो है एक जीवन जिसमें रहते हैं। और लेकिन बाद में फिर मैं हिमाचल में शिमला में पढ़ाई के लिए चला गया। बाद में नौकरी ऑल इंडिया रेडियो में हो गई, तो करीब 38 साल के आसपास मैं भारत सरकार में ऑल इंडिया रेडियो में रहा। और शुरुआती दौर में मैं नजीबाबाद में था। उस कारण से जो वहाँ गढ़वाल और कुमाऊं के जो तमाम लोगों से, बड़े बुद्धिजीवी लोगों से, तो शेखर पाठक जी की आप बात कर रहे थे, अनिल जोशी जी थे और सुधीर शाह अल्मोड़ा से आते थे और बाकी हीरा खुराना और तमाम रमेश जोशी, भाषा पंत, विमल पंत, तमाम कलाकार उस समय हमारे उसमें आते थे। वहाँ का जो शाम के वक्त पूजा ग्राम सदर, तो वो मैं प्रोजेक्ट करता था। बाद में फिर मैं राजस्थान चला गया, लंबे समय तक उधर रहा। फिर दिल्ली में लास्ट में और 2017 में मैं सेवानिवृत्त हो गया। लेकिन उसके बाद मैं संस्कृति के कार्य से जुड़ गया और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो संस्कृति है वो जीवित रहे। और उसको जीवित रखने के लिए बहुत सारे उपक्रम है वो मैं कर रहा हूँ। कुछ लेखन कार्य है, कुछ जो है जैसे कि गढ़वाल की और कुमाऊं की जो संस्कृति है उसको जीवित रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी काम कर रहा हूँ। और जो सनातन संस्कृति है उसके लिए भी काम कर रहा हूँ। और कई किताबें भी जो है मेरी हैं और साथ में बहुत सारे विषयों पर मैं मेरी तो इच्छा ये थी जैसे से सुनने का भी था मेरा। हरेला के बारे में है तो मुझे पहाड़ स्वयं में ही हरा भरा है और ये हमारे जो देश ये हमें जीने की राह देते और हरेला उनमें से एक है जो कि हमें ये कहता है कि किस तरह से हम हरियाली को पैदा करें और उसको आशीर्वाद के तौर पर। पिछले दिनों जब सुंदरलाल जी बहुमा जी का तो उन दिनों बहुत सारी गोष्ठियाँ भी थी और उन गोष्ठियों के विषय अभी जो लोनी जी अपनी बात कह रहे थे तो मुझे लगता था कि हाँ ये बात सही है कि जो धरती पुत्र है उन्होंने धरती छोड़ दी है। और लेकिन अक्सर जब मैं ये देखता हूँ कि जो है कुमाऊं और गढ़वाल बाहर है सर जो है लोगों को खा जाता है, मवेशियों को खा जाता है और उसके लिए सरकारी स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं। मुझे लगता है कि वहाँ जो आदमी है उसका जीवन तो ज्यादा सस्ता है और जो बाघ है या जो जंगली जानवर हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ दिल्ली में अक्सर बंदर बहुत ज्यादा होते हैं और
यहाँ से लोग जो है बंदरों को छोड़ने के लिए भी पहाड़ों की तरफ ही जाते हैं। कई तरह के नुकसान होते हैं, हमें उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ये सही है कि अगर हम जैसे कि सभी वक्ता बता रहे हैं अपने अपनी तरफ से कि हमें पहाड़ के बारे में कुछ करना चाहिए, ये हमारा दायित्व भी है। तो उसी तरह से जो है मैं संस्कृति के बारे में सोचता हूँ कि बहुत जल्दी हमारी जो है जो झोड़ा है, छपेली है, पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, और जो व्यावसायिक लोग हैं वो उसको नया नया रूप दे देंगे। लेकिन जो बहुत प्योर चीज थी, मैंने इतने कर्णप्रिय गीत सुने हुए हैं कि उसकी मैं मतलब अब इस समय प्रस्तुति नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा दर्द होता है कि हम उन कलाओं को नहीं संभाल पाए हैं जो हमारी पहाड़ की बड़ी धरोहर थी। उसके बारे में भी सोचा जाना चाहिए। और जहाँ हरेला है तो इसको हमें विश्वव्यापी बनाने की जरूरत है। अब विश्वव्यापी कौन बनाएगा, ये तो हम सभी का कर्तव्य है कि हम उसके बारे में सोचें कि कैसे करके। जैसे आप ये देखिए कि जो फूलदेई गीत है, जो चैत्र के माह में हम जो है पहाड़ में, वो है ना एक परंपरा है कि बच्चे सुबह जंगल में जाकर के फूल तोड़ करके लाते हैं, फिर जो है देरी देरी में उसको रख रख करके जाते हैं। और ये 4-5 सालों में वो वैश्विक हो गया। मैंने देखा कि उतना जो है उसका पहले के ही रिवाज नहीं था। तो थड़िया है, चौपला है, जो रात को जो है बसंत ऋतु में गीत गाए जाते थे। काफी समय से मेरा ऐसा नहीं हुआ कि उस ऋतु में मैं पहाड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उन परंपराओं को वो हमें जोड़ती हैं। उस मतलब वो माँ की तरह हमें आंचल देते हैं। कभी हम अगर उसके बारे में सोचें कि हम अपने उन गीतों को जीवित रख करके, और कभी जो है ये देखें कि भाई चैत्र का माह आ गया है और इस समय हम वहां जा करके उस जीवन को देखें, तो मुझे लगता है कि हम माँ के आंचल में उसको महसूस करेंगे और हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोशिश करें जितना भी हो सकता है। बाहर हम रहते हैं तो कम से कम अपने बच्चों के साथ में हम अपनी बोली में बात करें। मुझे बड़ा मतलब सुखद हर्ष है इस बात पे कि मैं राजस्थान में रहा तो, लेकिन और वहाँ जो है जोधपुर में रहते हुए हम वहाँ गढ़वाली लोग बहुत कम थे। तो एक पांडे जी थे अल्मोड़ा के, भिकिया सैन के, उनके यहाँ हमारा आना जाना था और घर में पति पत्नी ही हम जो है गढ़वाली में बोल लेते थे। लेकिन मेरे बच्चे गढ़वाली उतनी ही अच्छी बोलते हैं जितनी कि वो राजस्थानी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं या अंग्रेजी। तो बच्चे जब गांव जाते हैं तो लोग हैरान होते हैं कि ये बच्चे यहाँ तो पहाड़ में कभी रहे नहीं हैं और ये इतनी अच्छी गढ़वाली कैसे बोल रहे हैं। तो हमें इस ओर भी देखने की आवश्यकता है कि हम अपनी बोली की उस मिठास को न खो दें, और ये हमारी परंपरा है, उसे हमें बनाए रखने की जरूरत है। और आपने मुझे जो है अपनी बात कहने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ और मैं आपको सुनना पसंद करूँगा बजाय बोलने के। धन्यवाद। वहाँ पे हम लोगों ने ये तय किया था कि किस प्रकार से हम अपने जंगलात को अच्छी तरह से करेंगे और फॉरेस्ट का जो हमारे प्रोडक्ट्स है उनको हम लेके आएंगे। तो हमने जो ये तय करा, इस पर हम लोगों ने अपने जो विचार जो अभी आप लोगों ने रखे थे, हमारा जो हॉर्टिकल्चर है और अभी आपने कहा पशुधन है और हमारी जड़ी बूटियां है, ये हमारा वाकई में बहुत बड़ा धन है। अगर हम हॉर्टिकल्चर में फल के पौधे लगाते हैं, हरियाणा में क्या करते हैं हम लोग, फल के पौधे लगा के छोड़ देते हैं। मतलब हमने क्या करा, एक सांगठनिक फोटो बहुत ज्यादा खींचती है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर को इस प्रकार डेवलप करना चाह रहे हैं। जैसे आपने कहा चीड़ को हटाओ, डिफॉरेस्टेशन करो, और एफॉरेस्टेशन करने के लिए आप हॉर्टिकल्चर में दोनों चीजें लाइए, फल भी लाइए और फ्लोरिकल्चर को भी डेवलप कीजिए। तो उसमें साथ में क्या होगा कि हमारे आने वाले वक्त में हमारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चालू होगी। अभी आपने बिल्कुल सही कहा था एक वक्ता में कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ आपके हरिद्वार में लगी है या वो आपके उधम सिंह नगर में लगी है। तो हमें वो इंडस्ट्री देनी है जो वाकई में आ सकती है। ऐसी अगर हम जड़ी बूटी लगाएं तो हम आयुर्वेद इंडस्ट्री को लाके दे सकते हैं। अगर आपने देखा होगा, देहरादून किसी जमाने में अपने नाशपाती और अपने लीची और बासमती के लिए बड़ा फेमस था। हम अपने रस के लिए बड़े फेमस थे।
आज हम कन्फेक्शनरी आइटम्स को बिल्कुल भूल चुके हैं। इसी तहत से एक हमने हिलांस करके एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है। तो हिलांस में हम लोग मंडवे का पेस्ट्रीज बना रहे हैं, क्योंकि आजकल जो नया अभी वक्ताओं ने बोला था कि नव युवक हम लोगों से जुड़ते नहीं हैं, तो वो लोग इस मार्फत हम लोगों से जुड़ जाते हैं। दूसरा, हमने अगर आपने देखा होगा कि शिक्षा, किसी जमाने में मसूरी, नैनीताल, देहरादून, आप देखिए पुराने लोग, तो जब रेल नहीं थी, रोड्स नहीं थी, तब हमारे वेलम्स और शेरवुड ये लोग स्कूल खुल चुके थे। तो आज क्या आवश्यकता होगी कि हमें सब कुछ होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज खोली हैं वो आज अब देहरादून के आसपास खुल गई। अब आप देखिए DIT खोला, ग्राफिक एरा खोला हो, या जितने भी खोले हो, ऊपर आप ले ही नहीं जा रहे तो पलायन होगा ही होगा। आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना है, क्या कि कहानी देहरादून जी, क्या की पीढ़ी देहरादून, तो हम उठ के देहरादून आ चुके। ऐसे कुआं में सब उठ के हल्द्वानी आ चुके। अरे भाई वहां पे भी तो आप खुलिए। अभी सारिक धाम है, माधव सिंह भंडारी जी का सबको पता है। मलेथा है, मलेथा एक बहुत बड़ा विचार है। अगर मलेथा में सरिक धाम होता तो आप देखिए ना, जब कर्णप्रयाग रेल जाएगी तो वहां पे एक आपके पास एक अट्रैक्शन नहीं निकल होगा। अभी हम लोगों ने पांडुलिपि में हमारे ठाकुर भवानी प्रताप है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम ये कहते थे कि बद्रीनाथ जी की आरती एक मुसलमान ने बनाई, बड़े फेस होती थी, क्योंकि मालूम चला कि वो नरेंद्र बरथवाल जी ने उस आरती को बनाया। तो ये पांडुलिपि का संरक्षण भी हमारे पास नहीं हो रहा। अभी जैसे डॉक्टर क्या बोलते हैं उनका शोभा पार्थ शास्त्री चंद्रा जी ने बोला था संस्कृति के ऊपर, तो ये भी एक कार्य हम लोगों को करना होगा। साथ ही साथ हमें अभी देखा, हमने योग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर नवदीप जोशी जी हैं, वो योगाचार्य हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और योग आज हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हम योग में जा चुके हैं। और हमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। फॉरेस्ट का भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जंगलात में, हिमाचल में तो आपके पास वही फॉरेस्ट का लॉज है, तो वाई नॉट इन उत्तराखंड। हम बात करते हैं नॉर्वे, स्विट्जरलैंड की, और हम ये नहीं देख रहे कि हिमाचल में तो भैया जंगल में लोग अपना काम कर रहे हैं, और हम सड़क नहीं बना सकते जंगल में, या कहते हैं कि जंगलात से कार्बन आ जाता है। यहाँ पे ये आपका सिस्मिक जोन है, ये आपका नंदनवन है, ये आपका जिम्कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसमें हम ये नहीं कर सकते, इसमें वो नहीं कर सकते, तो वाई नॉट इन हिमाचल प्रदेश। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 77 में जो हमें काम हुए हैं उन हम लोग को करें। हमारे पास, हमने हैंडीक्राफ्ट के ऊपर बात की, तो अभी हमने देखा कि एक BC साहब है हमारे, उन्होंने एकमात्र व्यक्ति हैं जो वुडन के ऊपर हैंडीक्राफ्ट बना। अब आप देखिए, आगरा में हम जाते हैं, पेटी लेके जाते हैं, उधर हम सब कुछ कर रहे हैं, परंतु उत्तराखंड में हम कुछ दे नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एक छोटे छोटे मॉडल्स शुरू की, जो बद्रीनाथ जी के 4 धाम के मॉडल है। एक रावत जी है, हमारे मित्र हैं, वो कोटद्वार में उन चीजों को बना रहे हैं। तो ये सब चीजें हमारी हैं जिन पर हम कर सकते हैं, और इस पर काम शुरू भी हो चुका है सर। अभी जैसे कि हमने अभी बता रहे थे, हमारे चरण सिंह भंडारी जी हैं, उन्होंने चंबा क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। एक गोविंद सिंह पेटवाल जी है, उन्होंने सोलर लाइट्स पर काम किया, और अंजलि सैन में उन्होंने बहुत अच्छा काम इस ओर काम किया। अपने सच्चिदानंद भारती जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो हमारे सर्वप्रथम संरक्षक भी थे अपने प्रवासी विभाग के। और डॉक्टर JB सेमवाल जी भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अभी हम लोगों ने जैसे कहा था, ऐसे हमारे कल्याण सिंह रावत जी मैटी आंदोलन चलाते हैं। हर जो लड़की अपने विदा होती है अपने शादी के बाद, तो वो अपने घर में एक पौधा जरूर लगाती है चमोली में, तो उसको मैटी करके कल्याण सिंह रावत जी ने वो काम शुरू किया। और ऐसे हमारा युवा लड़का है गणेश गयाल, वो अपने डॉक्टर हरीश रौतेला जी अभी इस वक्त नहीं है मौजूद, तो वो लड़का गणेश गयाल ने, छोटा सा लड़का है 19 साल का, उसने बहुत जबरदस्त हरियाणा में कार्य किया था। तो इन पर ऐसा नहीं है हम लोगों के पास कि हमें कोई गवर्नमेंट से हमें कोई मदद की आवश्यकता, पर ये जो काम हमने काम किए हैं, ये सब हम लोगों ने अपने बलबूते में किए हैं। मैं खुद भारतीय जीवन बीमा में कार्यरत हूँ, और मेरे पास, मैं आज भी कार्यरत हूँ, मैं रिटायर्ड नहीं हुआ, और मैं छुट्टी होती है मैं पूरा काम करता हूँ, और हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं। अभी उत्पाद के बारे में शुरू किया था, तो उत्पाद हमने शुरू किया था, वैसे भी ये बात मैं मानता हूँ कि हमारे पास गुणवत्ता की कमी है, जो सामान हमारे पास आता है वो प्रॉपर नहीं आता। वो कहीं ना कहीं शुरुआत में तो अच्छा आता है, जो सैंपल हमारे पास आता है वो अच्छा होता है, उसके बाद जो लालच आता है ना। तो मैं ज़्यादा कुछ ना बोल के, अभी जैसे सहकारिता है, अभी मान्यवर ने बोला था सहकारिता में अमूल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था। मैं बड़ा आश्चर्य होता है कि सहकारिता तो उत्तराखंड में पहले से थी। जो गढ़वाल मोटर्स ओनर्स यूनियन है,
वो सबसे बड़ा सहकारिता का वो था, और इतना बड़ा हमारे पास वो था जिसको हम लोग काम ही नहीं कर पाए। जब से उत्तराखंड बना है, यहाँ राजनीति ज्यादा हो गई, काम कम हुई। तो हम लोग जितने भी हैं, इनमें से जितने भी हमारे अच्छे लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है, झरने का जल है, प्रयाग हमारे पास है, उनका हम अगर हम प्रॉपरली करें, अपने मंदिर हमारे पास है, चारों धाम यहाँ पे हैं, उसके अलावा आपके पास प्रयाग है। अब जैसे कर्ण प्रयाग है, वहाँ कर्ण जी का है, रुद्र प्रयाग में रुद्र अवतार है, आपके देव प्रयाग में है, उनकी अपनी अवधारणा है। अगर उसको ही हम प्रॉपरली हमको लेके आए तो हमारे पास एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है इकोनॉमिकली। तो मेरा सिर्फ इतना है कि हम जितने भी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, उन्हें हम जंगल में कॉलेज, आप देखिए ना जो वुडस्टॉक है, वो आज भी मसूरी से धनौल्टी के रूट में है, और वो 150 वर्ष पहले बना था। आप सोच सकते हैं जब 1832 में पहली बार रोड गई थी मसूरी, तो वो कितना दूर रहा होगा शेरवुड स्कूल। तो वो जब जंगल में खोल सकता है तो हम क्यों नहीं खोल सकते। और जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है सब जंगलों में, और हम लोगों ने क्या करा, सब नीचे ले आए। तो हम ये चाह सकते हैं, अभी एक लड़का है पवन नौटियाल करके, उसने अपना आयुर्वेदिक कॉलेज जरूर खोला है उत्तरकाशी में। तो ऐसे ही हमारे जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको हम थोड़ा ऊपर ले जाए, जैसे हिल यूनिवर्सिटी भीमताल में खुली है, इस प्रकार से हम क्या करें, पहाड़ों की तरफ अपनी यूनिवर्सिटीज को ले जाए। तो मेरे ख्याल से मैं इतना ही आपको है कि हम लोग सॉल्यूशंस की तरफ ज्यादा देखते हैं। धन्यवाद। 2 मिनट मुझे 2 मिनट ज्यादा नहीं। सबों को पहला बहुत बहुत अभिनंदन, और डॉक्टर तिवारी साहब और चंद्रशेखर लोमी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद से, जो उन्होंने मुझे सौभाग्य दे और अब लोगों तक जोड़ना लीजिए। और ये बहुत भल लगा, सब लोग अपन उम्र और शारीरिक शिथिलता का दरकिनार करके सब पहाड़ों उत्थाना लीजिए, कार्यरत है, और सब बहुत बड़ी काम करनी है आपको लेवल में। जहाँ तक ये हरेला का महात्म्य है, पौराणिक और धार्मिक महत्व तो है ही, बट उसके साथ आज के इस संदर्भ में, जैसे कि एक ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, तो इसको हम एक बहुत ग्लोबल लेवल में ले जा सकते हैं। अभी कुछ साल पहले योगा इतना वो नहीं था, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्लोबल वो हो गया। हमारा एक बहुत बड़ा मैं तो आप इसको हेरिटेज बोलूंगा, जो सुंदरलाल बहुगुणा जी से शुरू किया था, चिपको आंदोलन। तो ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जो आज सिचुएशन हो रही है और आगे आ रही है, सब कम्युनिटीज इस तरफ फोकस हो रही है, तो हम इस हरेला त्योहार को एक बहुत ग्लोबल लेवल पर ले जा सकते हैं। पूजा तो ठीक है, लेकिन मैं कर्म ही पूजा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। हरेला को हम एक ऐसा आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐसा उसको वो करें, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट्री क्लाइमेट चेंज बहुत इस चीज में काफी वो है, एग्रेसिवली वो परस्यू कर रही है इस चीज को। अगर हम राइट प्लेटफॉर्म में इस चीज प्रोजेक्ट करें तो एक इसको हम बहुत अच्छे मुकाम में ले जा सकते हैं। इसके अलावा इतनी सारी आजकल पॉसिबिलिटीज है पहाड़ में काम करने के लिए। ओनली क्या करना है, हमको सारी चीजों को डाइवर्सिफाइड करना है। कोई ना कोई चीज एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करके दिखाना पड़ेगा, बिकॉज जो गांव में रह रहे लोग, उनमें इतनी इंसाइट नहीं है, इतनी रिसोर्सफुल नहीं है, वो लोग इतने ऑर्गेनाइजिंग की एबिलिटी नहीं है। तो एक पायलट प्रोजेक्ट हमको देना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और अभी मैं कुछ टाइम से, जैसे लॉकडाउन से, कुछ लेखन का भी काम कर रहा हूँ। कुछ मेरी स्टोरीज हैं और कुछ कविताएं हैं जो इसी न्यू आइडियाज, इसमें एक मेरा एक थ्रिलर है वणी मणि करके, उसमें मैंने दिखाया है कि क्या क्या हो सकता है, कहानी के रूप में उसको दिखाया है। जैसे अभी जीएम सीड्स आजकल है, जेनेटिकली मॉडिफाइड्स। जैसे अभी आजकल देखा मार्केट में जो अमरूद आ रहा है, उसका साइज बहुत बड़ा है, एक जो दूसरे वैरायटी का है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तो हमारे जो पहाड़ में इतने सारे वाइल्ड फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, वाइल्ड बेरीज हैं, जैसे काफल है, हिसालो, घेगारो, इनको साइंटिफिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड करके इनका साइज बढ़ाया जा सकता है, इनका टेक्सचर बढ़ाया जा सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी है। और उसके अलावा साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की उधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और हम
सीड को रिप्लेसमेंट करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूट क्या होगा? जो नेटिव प्लांट्स है वो होंगे या फिर कोई हम बाहर से कोई प्लांट उधर लगा सकते हैं? तो ये सब चीजें जब हम लोग बीच बीच में ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, कोई अच्छा सा चीज बाहर निकल के आएगी, हम गवर्नमेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं, तो ये चीज आगे बढ़ सकती है। तो ये अच्छा है, हम लोग इस चीज में लगे हुए हैं। जहां तक पलायन की बात है, पलायन में मैं थोड़ा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जब तक वहां पर फैसिलिटीज नहीं है, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन नहीं है, किसी दूसरे को पलायन में गाँव में रुको कहना गलत है। हर एक अपनी जनरेशन को आगे अपलिफ्टमेंट के लिए एफर्ट कर रहा है। हम किन को रोक रहे हैं? जो अभी छोटे मोटे नौकरियां करते थे फैक्ट्रियों में, होटल लाइन में, तो हम बोल रहे गांव में रुको। क्यों? हम तो रुके नहीं कभी। हम लोग तो बाहर गए, क्रीम तो बाहर आ गई, छाछ उधर रुकी हुई है। और जो हमारी कल्चर की बात है उसकी मैं तो बोलता हूँ कल्चर अभी नई एज में वो स्टैटिक नहीं रहेगा, डायनेमिक हो गया। और हम ये लोग उसके भाग हैं, जितने हम कंसर्न हैं अपने कल्चर को उसने गांव में जो रह रहे हैं वो लोग नहीं है, तो हम ही लोग करें तो ये डायनेमिक वे से होगा। हम कहीं भी रहे ऑल ओवर इंडिया में। अब दुनिया छोटी होती जा रही है, तो मेरा तो ये व्यू है पलायन के लिए। जब तक जितने भी हिमालयन स्टेट्स हैं सबसे ज्यादा माइग्रेशन उत्तराखंड में हो रहा है। और वैसे भी आजकल एक ट्रेंड है, अर्बनाइजेशन तो हो रहा है हर लेवल में, लेकिन जैसे हिमाचल है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनकी बेसिक एम्यूनिटीज हैं। मैं हिमाचल में धर्मशाला में रहा, वहां पर मैंने देखा उधर का फर्स्ट क्लास ऑफिसर रिटायर्ड होता है, सिविल सर्विसेज से हो, आर्मी से हो या किसी अदर सर्विसेज से हो, पॉलिटिशियन हो, वो धर्मशाला में, योल में, पालनपुर में, उधर ही कांगड़ा में उधर ही रहता है। इवन अपना स्टेट कैपिटल शिमला में भी नहीं जाता। क्यों? स्पेस का में बहुत कॉस्टली है। लेकिन हमारे वहाँ सब लोग क्रीम बाहर निकल गए। अगर हम लोग वहीं रहेंगे तो हमारे को वहाँ पर देखो मारुति का भी शोरूम खुलेगा, होंडे का भी शोरूम खुलेगा, हॉस्पिटल खुलेगा, लॉयर भी बैठेगा वहाँ, बोला भाई इतनी कम्युनिटी है। ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इतने हिल स्टेशन बनाए, ब्रिटिशर्स जाने के बाद एक भी हिल स्टेशन नहीं बनाया। तो हम कुछ हिल स्टेशन हमने डेवलप किए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मैं गाँव से इतना मेरा इमोशनल अटैचमेंट है, मैं रहना चाहता हूँ। मेरे को जमीन नहीं मिली, रानीखेत में जमीन नहीं मिली, बोला कंटोनमेंट एरिया, नो। अल्मोड़ा में वही हाल है, कहीं ऑप्शन ही नहीं है। मजबूरी में इधर आया रहने के लिए, अभी भी मैं चाहता हूँ वहां जाना। तो ये सब सिस्टम फेलियर है, एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी ने इस चीज को सही ढंग से कभी वो नहीं किया है। वहां पर हिल सिटीज डेवलप करनी चाहिए, लोगों को ऑप्शन मिलनी चाहिए, फैसिलिटी। जब तक लोग रहेंगे तभी सारी चीजें, तभी सारी इकोनॉमीज, लोकल इकोनॉमीज डेवलप होगी। और ये हम बोलते रहेंगे, करते रहेंगे, ये हमारा ये लॉट निकल जाएगा, आगे का लॉट कुछ नहीं कर पाएगा और फिर इंक्रोचमेंट होगा, बहुत सारे इश्यूज रेज होंगे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में वैसे भी बहुत सारे इवन आयोग भी पलायन के लिए गठित किए गए। इसलिए उन लोगों को रोक रहे जबरदस्ती गाँव में। उनके बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? हम लोग तो बाहर आ गए। जब तक उनका पूरी एम्यूनिटी बिल्कुल फैसिलिटी नहीं, तो वो लोग माइग्रेट होने चाहिए, उनका राइट है। जहां उनका जनरेशन अपलिफ्ट होगी वहां हो जाए। बाहर जाना भी इतना आसान नहीं, बहुत स्ट्रगल है, बहुत सारी चीजें। तो मैं अपना पॉइंट यहीं पर खत्म करूँ क्योंकि टाइम काफी कम है। ऑलरेडी सर को जाना भी है, बहुत उससे आए हैं वो। तो अगर ऐसी टाइप की हमारी वो होती रहेगी बीच बीच में, तो फिर और व्यूज हम शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद सभी का। सर मेरे हिसाब से यदि हम हरेला पे काम करना चाहते हैं ना, तो हमें सरकारी या सामाजिक संगठनों के तरीके से पौधा बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। जंगल के नजदीक जाइए, जंगल में 8-10 बीजों को इस समय भूमि में दबा दीजिए। प्राकृतिक रूप से जो पौधा उगेगा उसे प्रकृति अपने आप संभाल लेगी। जहाँ जंगलों में पेड़ पौधे होंगे, हमारे घरों तक अपने आप पेड़ पौधे वृक्ष हो जाएंगे। हरियाली का पे सबसे पहला अधिकार जंगल का है। जंगल होगा तो पहाड़ बचा रहेगा, नहीं तो जहाँ कहीं बादल फटना, कहीं ये सब चीजें होती रहेंगी। मैं अक्सर अपने साथ यात्रा में बीज लेके जाता हूँ, जहाँ खाली जगह मिलती है वहां उसे मिट्टी में दबा के उसे माँ प्रकृति के हवाले कर देता हूँ कि माई मैंने अपना काम कर दिया, अब तू अपना काम कर। सिंपल सा है। बाकी आप लोगों का प्रयास बहुत अच्छा है। मेरे लायक जहाँ होगा मेरी पूरी मित्र मंडली के साथ में, आपके साथ में। ये तो लमगड़ा अल्मोड़ा में कल्याणी का पब्लिक स्कूल है।
8वीं क्लास तक का स्कूल है और उस स्कूल के साथ प्रकृति माई इंटरप्राइजेज ने एक कांटेक्ट किया है। हमने वहाँ एग्रीकल्चर की क्लास शुरू करवा दी है और 10 बच्चों को हम छांट के उसमें से 3 महीने की उनकी फीस हम जमा करेंगे, जो बच्चे टॉप का प्रदर्शन करेंगे उसमें। सीधे सीधे अपने बच्चों को खेती से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कभी आप लोग आइएगा लमगड़ा में, कल्याणिका के नजदीक हैं हम, और बच्चों का उत्साह बढ़ाइए आकर। जी आप निश्चिंत रहिए, जो बच्चा मेरे नजदीक होगा उसे मैं दोबारा से एक बार कुदाल पकड़नी सिखा दूंगा।